जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको नेपाल की प्रसिद्ध इंद्र यात्रा त्यौहार को लेकर जानकारी दे रहा हूं। यह यात्रा एक ऐतिहासिक त्यौहार है और विशेष तौर पर नेपाल की काठमांडू घाटी में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः नेपाल के नेवार समाज का त्यौहार माना जाता है। इस बारे में बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे मिशन में शामिल होइए। आप जानते हैं कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोग, भाषा, संस्कृति, कला, धरोहर व सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए कि इस मिशन पर काम कर रहा है। यह भादौ यानी सितंबर माह है। नेपाल में इंद्र यात्रा त्यौहार की धूम है। यात्रा जिसे पवित्र शब्द के तौर पर यात्रा की ही यह शब्द है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक यह इंद्र यात्रा के अवसर पर काठमांडू के बसंतपुर दरबार स्क्वायर के परिसर में यह त्यौहार मनाया जाता है और आजकल मनाया जा रहा है। इस दरबार स्क्वायर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का स्थल के रूप में घोषित किया है। इस त्यौहार का प्रारंभ नेपाली महीने के भाद्र शुक्ल चतुर्दशी से शुरू होता है, यानी यह त्यौहार नेपाली कैलेंडर चंद्र कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में 8 दिनों तक मनाया जाता है। इसका प्रारंभ शुक्ल पक्ष के 12वें दिन होता है और इसकी समाप्ति कृष्ण पक्ष के 4थे दिन होती है। इस दौरान कई तरह की पूजा, नाच, गान, नृत्य और रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। मान्यता है कि नरेश गुणकमादेव ने 10वीं शताब्दी में काठमांडू शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में इंद्र यात्रा यानी इंद्र यात्रा शुरू की थी, जबकि कुमारी यात्रा की शुरुआत 1756 ईस्वी में नरेश जय प्रकाश मल्ल के शासनकाल में हुई थी और ये नेवार नरेश थे। यह समारोह चंद्र कैलेंडर के अनुसार आयोजित किया जाता है और इनकी तिथियां इसलिए बदलती रहती हैं। जो ये तिथियां हैं, मैं अंग्रेजी तिथियों की बात कर रहा हूँ। इंद्र यात्रा को नेपाल भाषा में आमतौर पर येन्या कहा जाता है। ये का अर्थ है काठमांडू तथा हाँ का अर्थ है उत्सव। इस मिलाकर अर्थ है काठमांडू के अंदर उत्सव। इस महोत्सव में 2 कार्यक्रम होते, इंद्र यात्रा और कुमारी यात्रा। इंद्र यात्रा को देवताओं और राक्षसों के नकाब पोष नृत्यों से संपन्न किया जाता है। स्वर्ग के राजा इंद्र के सम्मान में पवित्र छवियों और झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, जबकि कुमारी यात्रा जीवित देवी कुमारी का रथ जुलूस निकाला जाता है। इंद्र यात्रा को मुख्यतः यहाँ का नेवारी समाज मनाता है। नेवारी समाज के हिंदू और बौद्ध दोनों ही इसे मनाते हैं। नेवारी इसी का तरह मान लीजिए जैसा कि गढ़वाल में रहने वाले गढ़वाली, कुमाऊं में रहने वाले कुमाऊनी, हिमाचल में रहने वाले हिमाचली या उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी या नेपाल में रहने वाले नेपाली, वैसे ही काठमांडू घाटी में रहने वाले लोग नेवारी कहलाते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो ये सभी धर्म, मुस्लिम बहुत कम है लेकिन हिंदू और बौद्ध अधिकतर हैं, अधिकतर हिंदू, कुछ बौद्ध भी। काठमांडू घाटी के अलावा काभ्रे और डोलखा जिले में भी जो नेपाल के हैं, इसमें भी इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इंद्र देवराज माने जाते हैं और बारिश के देवता भी। देवराज इंद्र और उनकी माता दांगी, नेपाल में उनकी माता को दांगी के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए इसे मनाया जाता है। भारत के बहुत से त्योहारों की तरह यह भी फसल और किसानों से जुड़ा त्यौहार है। इस दौरान इंद्रराज जो देवराज इंद्र हैं, उनसे अच्छी बारिश और अच्छी फसल की कामना की जाती है। देवराज इंद्र की मां दांगी को लेकर मान्यता है कि वे मृत आत्माओं को अपने साथ आसमान यानी स्वर्ग ले जाती हैं। इसलिए पिछले 1 वर्ष के दौरान जिन भी लोगों की मृत्यु होती है, उन लोगों के परिजन दांगी यानी देवराज इंद्र की मां की पूजा करते हैं। इस त्योहार को मनाने को लेकर कई तरह की कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि देवराज इंद्र स्वर्ग से एक विशेष फूल लेने के लिए काठमांडू घाटी आए थे। फूल तोड़ते समय लोगों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर देवराज इंद्र की मां दांगी स्वयं काठमांडू घाटी आई। उनकी बात सुनकर लोगों ने इंद्र को छोड़ दिया तथा दांगी ने लोगों को आशीर्वाद दिया कि इस घाटी में हमेशा अच्छी बारिश और फसल होगी। तभी से यह त्यौहार मनाया जाने लगा, जिसने महोत्सव का रूप ले लिया। इस महोत्सव के दौरान देवराज इंद्र के बंदी स्वरूप को भी दिखाया जाता है। यहाँ एक ऊंचे मंच पर देवराज इंद्र की प्रतिमा होती है। प्रतिमा के हाथों को रस्सियों से बांधा जाता है।
इस कथा को लेकर के कई और भी रूप हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंद्र अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूल लेने के लिए धरती पर आए थे। तब भगवान इंद्र की माँ का जन्मदिन था। इंद्र पृथ्वी पर फूलों की तलाश में आए थे, लेकिन काठमांडू घाटी के स्थानीय लोगों यानी नेवारों ने उन्हें पकड़ लिया और बांध कर रख दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि तत्कालीन नेवार नरेश प्रताप मल्ल ने देवराज इंद्र को पकड़ा और 1 वर्ष के लिए कैद कर लिया था। और 1 वर्ष बाद जब इंद्र को जेल से बाहर निकाला गया और फूलों की चोरी के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए प्रदर्शन भी किया गया था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इंद्र की मां के बाद उनके पुत्र जयंत ने आकर उनकी पहचान सार्वजनिक की थी और एक जुलूस भी निकाला गया था। तब से यात्रा जो है चली आ रही है। यह तो एक किंवदंतियाँ थी, पौराणिक कथाएं थी और ऐतिहासिक तौर पर भी मैंने इसमें बता दिया कि कौन से राज नरेश में की थी। और पौराणिकता का भी अपना या इन किंवदंतियों का भी इस जो भरतखंड है पूरा, उसमें इनका भी अलग महत्व है, क्योंकि इसके बगैर मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता के साथ उसमें किंवदंतियाँ, पौराणिकताएँ, लोकगीत, लोक कथाएँ, ये सब भी शामिल होने से जीवन में एक अलग ही आनंद आता है। इसलिए इन कथाओं का इसी तरह से लीजिए और इनको ये मानिए कि इनसे क्या संदेश छुपा है। तो बहरहाल इस त्यौहार के दौरान देवराज इंद्र, बारिश और अच्छी फसल के देवता की पूजा 8 दिनों तक की जाती है। इसका प्रारंभ काठमांडू दरबार स्क्वायर परिसर में एक पवित्र लकड़ी के खंभे के निर्माण से होता है। इस पवित्र लकड़ी को जंगल से लाया जाता है। इंद्र जात्रा की शुरुआत पहले दिन एक पेड़ के तने को हनुमान ढोका के सामने खड़ा करने से होती है। इस पेड़ के तने को योंसी थनेगु या लिंगम कहा जाता है। इसके ऊपरी हिस्से पर इंद्र की पताका फहराई जाती है और पहली रथ यात्रा इंद्र जात्रा उत्सव शुरू होने के 30वें दिन निकलती है। रथ पर जीवित देवी देवताओं के आरोहण से ठीक पहले भजन गायन, मुखौटा नृत्य और पारंपरिक ढोल की थाप के साथ संगीत वाद्य यंत्रों के से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस त्यौहार के दौरान 3 दिन 3 रथों को संगीत बैंड के साथ देवताओं गणेश जी, भैरवनाथ जी और कुमारी, जो देवी कुमारी हो, उसके मानव प्रतिनिधित्व के साथ खींचा जाता है। कुमारी जात्रा के पहले दिन कान्या यानी कन्या के रूप में जाना जाता है। रथों को शहर के दक्षिणी भाग से खींचा जाता है। दूसरा दिन पूर्णिमा का होता है और जिसे येन्या पुन्नी या येया पुन्ही के नाम से जाना जाता है। जबकि थानिया के नाम से जाने वाले जुलूस के दौरान रथों को उत्तरी भाग से होते हुए आसन तक खींचा जाता है। और तीसरे दिन ननी छाया यानी नंचया जुलूस की केंद्रीय खंड से निकाला जाता है। यानी इन 8 दिनों के दौरान 3 बार रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा इस त्यौहार का सबसे अहम पहलू है, क्योंकि इस दौरान ही जीवित देवी कुमारी जो है वो घर से बाहर आती है। और कुमारी नेपाल के नेवारी समुदाय की एक प्रथा है, जिसमें एक बच्ची को विशेष लक्षणों के आधार पर कुमारी चुना जाता है। कुमारी को देवी तलेजू का रूप माना जाता है। कुमारी पूरे वर्ष अपने खास घर में रहती है। वह परिवार के लोगों के अलावा कुछ खास दोस्तों से ही मिल पाती है। ऐसे में ये जो रथ यात्रा होती है, यह ऐसा मौका होता है जब लोग इस कुमारी के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं और वहाँ हजारों की भीड़ जो है दर्शनों के लिए जमा हो जाती है। इसके बाद उत्सव के चौथे दिन गणेश जी और भैरव जी के साथ जीवित देवी कुमारी को एक रथ पर चढ़ाया जाता है, जिससे फिर शहर के चारों ओर घुमाया जाता है। पूर्व शाही महल, जब वहाँ राजवंश था, उनका जो महल है, उसके परिसर में आने वाले अधिकतर लोगों के लिए यह मुख्य आकर्षक बनता है। इसी तरह लाखे यानी मुखौटा नृत्य भी इस उत्सव का मुख्य हिस्सा है। लाखे नाम के मुखौटाधारी व्यक्ति पूरे रथ यात्रा के दौरान नृत्य करते हुए चलते हैं। लाखे का एक दानव का रूप माना जाता है। भारी भरकम मुखौटा और कपड़े पहनकर लाखे भीड़ के बीच नृत्य करते हुए चलते हैं। लाखे के मुखौटे और कपड़ों का वजन 40 किलो तक हो सकता है। इतने भारी वजन के साथ भीड़ के बीच संतुलित बनाए रखना भी और नृत्य करना भी एक बड़ा काम है। इसी तरह पुलकिसी इस उत्सव का एक और अहम हिस्सा है। पुलकिसी यानी देवराज इंद्र का हाथी, जिसे ऐरावत भी कहा जाता है। माना जाता है कि ऐरावत सफ़ेद हाथी है, जो कि देवराज इंद्र का वाहन है। देवराज इंद्र के बंदी हो जाने पर, जब वो बंदी बना लिए गए थे, तो अपने मालिक को, स्वामी को ढूंढते हुए हाथी
वहाँ सड़कों पर आया था, तो आज भी उसे उस हाथी के रूप में दर्शाया जाता है। उत्सव के समय भीड़ के बीच पुलकिसी आगे पीछे दौड़ता रहता है। 8वें दिन पेड़ के तने योसी थनेगो को गिरा दिया जाता है। इसे योसी कथलेगो कहा जाता है। तने के नीचे आने के साथ ही यह उत्सव समाप्त हो जाता है। इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग नेपाल पहुंचते हैं, काठमांडू घाटी पहुंचते हैं। यह थी नेपाल की इंद्रजात यात्रा। भारत के लोगों को भी अपने पड़ोसी देश नेपाल की इस तरह के सांस्कृतिक और सभी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, त्योहारों, पर्वों, घटनाओं जो ऐतिहासिक उनके बारे में जानना चाहिए। यदि वे कहते हैं कि नेपाल से उनके रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तो सब कुछ उनको जानना चाहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। समाचार विश्लेषण पर हमारे चैनल संपादकीय न्यूज को भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।